दोस्तों पांडवों से रिलेटेड कुछ भी है जाए, यदि ऑप्शन में नरसिंहपुर से संबंधित कुछ भी आप लगा देना। आप देख रहे हो सतधारा को, जो नर्मदा की है बरमान घाट की, वो उन्होंने बांधने का प्रयास किया। आपने भी देखा 6 मूर्तियां चौरागढ़ के किले में उन्हीं की हैं। आप यहाँ देखिए टोन घाट, छोटा धुआंधार, यहां पर भी कहा जाता है कि भाई अज्ञातवास का अधिकांश हिस्सा उन्होंने यहाँ काटा। तो ओवरऑल इस क्षेत्र में उन्होंने अच्छा खासा समय व्यतीत किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला में आज का हमारा जिला है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर से संबंधित हर उस जरूरी तथ्य को देखेंगे जो आगामी हर प्रकार की परीक्षा, चाहे पटवारी हो, चाहे 21 मई को होने वाला एमबीबीएस प्रीलिम्स हो, सभी के हिसाब से अति महत्वपूर्ण हो। तो आइए शुरुआत करते हैं नरसिंहपुर की। सबसे पहले हर जिले में हम पहला काम करते हैं कि नक्शे में 4 बिंदुओं को रेखांकित करते हैं। नंबर 1, वो जो जिला है वो किस संभाग का हिस्सा है। नंबर 2, पड़ोस के किन जिलों को स्पर्श कर रहा है। नंबर 3, क्या वो किसी राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है। नंबर 4, वो किस पठार का भाग है। इन चारों बिंदुओं को यहां देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनता है। देखते हैं नरसिंहपुर। दोस्तों, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन जिलों से घिरा हुआ है, आपको नजर आ रहा है। और चूंकि हर जिले से घिरा हुआ है, भू आवेष्टित क्षेत्र है, लैंड लॉक्ड रीजन है, अतः किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो पहली बात तो ये कि किन जिलों को स्पर्श करता है वो आपने देख लिया। क्या किसी राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, नहीं करता है, 2 पॉइंट। तीसरा, किस संभाग का पार्ट है। साथियों, ये जबलपुर संभाग का पार्ट माना जाता है। और चौथा बिंदु, किस पठारी क्षेत्र में आता है, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में विद्यमान है। दोस्तों, नर्मदा घाटी क्षेत्र में विद्यमान है। ये चारों बिंदुओं पे प्रश्न बनते हैं। आप अभी तक के सारे प्रश्न पेपर उठा के देख लीजिए, और इन चारों बिंदुओं में से जो एक बिंदु है कि किन जिलों को स्पर्श करता है, मैं बार बार आपको स्पर्श करता हूं कि ये वाला बिंदु आप बिल्कुल याद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको नक्शे का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें एनालिटिक्स पर बेस्ड हैं, आपके इमेजिनेशन पर बेस्ड हैं। क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं। दोस्तों, ऐतिहासिकता की यदि मैं बात करूं तो पौराणिक संदर्भों के अनुसार यहां ब्राह्मण घाट है। यहां परम पिता ब्रह्मा ने नर्मदा नदी के तट पर अपना एक यज्ञ संपन्न किया था। तो पता होना चाहिए कि ये वाला घाट कहां है, तो नरसिंहपुर में है। किससे संबंधित है, ब्रह्मा से संबंधित है। किस नदी के तट पर है, नर्मदा। इसके अलावा चावर पाठा विकासखंड है यहां पर, और विलथारी ग्राम है। ठीक, नाम था इसका बलि स्थली, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह राजा बलि, जो राजा बलि थे, उनका निवास स्थान था। प्रश्न आएगा कि जो बिलथरी ग्राम है, जिसका प्राचीन नाम बलि स्थली है, या चावर पाठा विकासखंड में विद्यमान बिलथरी ग्राम का संबंध किससे है, राजा बलि से है। या ये प्रश्न बन जाएगा, बिलथरी ग्राम कहां है, नरसिंहपुर में। प्रश्न बन जाएगा, चावर पाठा विकासखंड कहां है, नरसिंहपुर में। दोस्तों, मैं हर बार स्पष्ट करता हूं, क्षेत्र से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। फलाना स्थल कहां है, कोई क्षेत्र कहां है, किस जिले से संबंधित है, ये सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। आपको रेखांकित करते हुए चलना है। आगे देखते हैं। इसके अलावा महाभारत काल से संबंधित एक प्लेस है बरमान घाट। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने नर्मदा की जो 7 धाराएं हैं उनको बांधने का प्रयास किया था। इस बात का उल्लेख मिलता है। बरमान घाट का संबंध किससे है, पांडवों से है। 7 धारा नर्मदा की यहां विद्यमान है। इसके अलावा किस से संबंधित है या किस जिले से संबंधित है बरमान घाट, तो पता होना चाहिए नरसिंहपुर से संबंधित है। आगे देखते हैं। सतधारा के निकट ही भीम कुंड, अर्जुन कुंड, ये सारे विद्यमान हैं। ऐसा माना जाता है कि वनवास की कुछ अवधि उन लोगों ने यहां बिताई थी। ठीक, सांकल घाट की गुफा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि गुरु शंकराचार्य के गुरुदेव के अध्ययन और साधना से जुड़ी है। आदि गुरु शंकराचार्य के गुरुदेव के अध्ययन से जुड़ी हुई है। कौन सा प्लेस, सांकल घाट, इंपॉर्टेंट है। सांकल घाट किस जिले में है, नरसिंहपुर में। बिल्कुल। आगे देखते हैं। इसके अलावा बरहटा ग्राम है यहां पर। ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत कालीन विराट नगर था वो अब पाषाण के रूप में विद्यमान है, या उसके कुछ अवशेष मिलते हैं। 18वीं शताब्दी में जाट सरदारों ने यहां भव्य मंदिर बनवाया था और यहां पर भगवान नरसिंह की मूर्ति प्रतिस्थापित की थी। गड़रिया खेड़ा का नाम बाद में नरसिंहपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस क्षेत्र का नाम था गड़रिया खेड़ा। गड़रिया खेड़ा इस क्षेत्र का नाम था। यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि 18वीं शताब्दी में जाट सरदारों ने एक मंदिर बनवाया, उसके बाद यहां नरसिंह भगवान की मूर्ति लगवाई, इसीलिए यहां का नाम नरसिंहपुर हो गया। प्रश्न आएगा, नरसिंहपुर का पुराना नाम, तो गड़रिया खेड़ा, ये आपको लगाना है।
क्या बातें क्लियर है? नरसिंहपुर में नरसिंह भगवान की प्रतिमा या उनसे संबंधित मंदिर किसने बनवाया, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं भौगोलिक स्थिति। साथ ही मैंने स्टार्टिंग में स्पष्ट किया पड़ोसी जिले पूरे आपको गिनाए थे, किन किन को स्पर्श कर रहा है नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल। पड़ोसी राज्य मैंने बताया कोई नहीं, क्यों? क्योंकि भू आवेष्टित क्षेत्र है, किसी भी सीमा से स्पर्श नहीं कर रहा है। अगला मैंने बताया था संभाग, जबलपुर संभाग का पार्ट, ठीक। और हमने क्या देखा था? और हमने देखा था पठार, नर्मदा सोन घाटी का हिस्सा है, वहां से नर्मदा सोन घाटी निकल रही है। मैं आपको हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूं, पुराने भी लेक्चर आप देखिएगा कि पठार पे प्रश्न आता है कि कोई सा जिला किस पठार के अंतर्गत है, किसी पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, ये सारे प्रश्न बनते हैं। नर्मदा सोन घाटी का हिस्सा है नरसिंहपुर। आगे देखते हैं, यहाँ एक जलप्रपात है टोन घाट और घोघरा, एक नदी परियोजना है जिसका नाम है चिंकी, चिंकी नदी परियोजना है, पता होना चाहिए। प्रस्तावित, प्रस्तावित मतलब यहां पर प्रपोज्ड है, यहां बनने वाला है अभ्यारण्य, क्या नाम है? इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। दोस्तों जो अभ्यारण्य स्थापित हो चुके हैं उन पे तो प्रश्न काफी बन गए, काफी पुराने हो गए, कई एग्जाम में आ चुके हैं, रिपीटेशन कोई भी एग्जाम नहीं करने का प्रयास करता है, अतः वो प्रस्तावित अभ्यारण्य भी आपसे पूछ सकता है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है? नरसिंहपुर। दोस्तों ये सारे तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इसमें जो भी चीज पढ़ने लायक नहीं है मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूं, मत पढ़ो। बट बाकी चीजें जो मैं बार बार रेखांकित कर रहा हूं, प्रश्न में आने की पूरी संभावना है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त हो जाएंगे, जरूर जुड़िए, जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आगे देखें, प्रमुख फसलें। नरसिंहपुर जो है वो सोयाबीन, गन्ना, इस सब के लिए बहुत जाना जाता है, अरहर दाल के लिए भी जाना जाता है, आगे देखेंगे। इसके अलावा सोयाबीन उत्पादन में नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है, इतना उत्पादन हो रहा है सोयाबीन। सोयाबीन से तेल और गन्ने से गुड़ शक्कर बनाई जाती है, गन्ना अच्छा खासा हो रहा है। तो सोयाबीन, गन्ना, ये दो बातें आप पकड़ के रखें। इसके अलावा मैंने क्या बताया, नरसिंहपुर का क्षेत्र गाडरवाड़ा, गाडरवाड़ा जो है वो तुअर मतलब अरहर की दाल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहां पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला और ये सब भी हैं, इन संबंधित घटकों से संबंधित। इसके अलावा जिले में तेंदुपत्ता का संग्रहण भी होता है, मई जून के महीने में तेंदुपत्ते से आप जानते हैं बिड़ी का निर्माण होता है। महुआ संग्रहण का काम निजी ठेकेदार द्वारा जिले स्तर पर होते हैं, और आप जानते हैं महुआ से क्या होता है? शराब बनती है। इस सब पे नहीं जाना है, सीधे आपको क्या देखना है, कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं? सोयाबीन, गन्ना, अरहर। अरहर कहाँ हो रहा है? नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में हो रहा है। इसके अलावा तेंदुपत्ता का संग्रहण भी अच्छा खासा होता है और महुआ संग्रहण हो रहा है। इसके अलावा आपको नहीं जाना है कि निजी ठेकेदार और महुआ से शराब, ये सब नहीं, सीधी बातें। सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में। गन्ना हो रहा है, उससे गुड़ शक्कर बनाई जा रही है। और तीसरा, कौन सी दाल हो रही है? अरहर की, तुअर की दाल हो रही है, गाडरवाड़ा क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रमुख उद्योग। देखिए पहला आपको दिख रहा है कृषि यंत्र और लोहे के सामान। कृषि यंत्र मतलब आप जान रहे हैं भाई, सोयाबीन अच्छा खासा हो रहा है, गन्ना अच्छा खासा हो रहा है, तुअर की दाल अच्छी खासी हो रही है, तो इतनी सारी कृषिगत गतिविधियों को संचालित करने के लिए कृषिगत उपकरण की भी आवश्यकता पड़ती है। उपकरणों का निर्माण कौन करेगा? तो कृषि यंत्र या लोहे का सामान निर्मित होता है उद्योगों में, वो उद्योग निर्माण करते हैं इनका। तो क्या है? तेंदुखेड़ा, डांगी ढाना में कृषि उपकरणों के अतिरिक्त लोहे का सामान भी तैयार किया जाता है। प्रश्न आएगा, तेंदुखेड़ा का संबंध किससे? तेंदुखेड़ा का संबंध नरसिंहपुर से। दूसरा, तेंदुखेड़ा किस कार्य के लिए या किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कृषि यंत्र और लोहे के सामान को बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला, गुड़, शक्कर और गन्ना। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि भाई गन्ना अच्छा खासा हो रहा है, अब गन्ने से क्या बनेगा? गुड़ बनेगा, शक्कर बनेगा। देखो क्या लिखा है, करेली गुड़ की मंडी के लिए प्रसिद्ध है, करेली क्षेत्र। इसके अलावा नरसिंहपुर और गाडरवाड़ा में शक्कर की मिलें हैं। देखिए गाडरवाड़ा बड़ा प्रसिद्ध स्थल है, गाडरवाड़ा का नाम 2-3 बार आ गया है। प्रश्न आएगा गाडरवाड़ा किस जिले का है? नरसिंहपुर लगाइएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि करेली कहाँ है? नरसिंहपुर के अंतर्गत है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? गुड़ की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। आप तुक्का भी, अनुमान भी सही से लगा देंगे यदि आपके दिमाग में ये होगा कि नरसिंहपुर इज नोन फॉर सोयाबीन, गन्ना, अरहर, दैट्स इट। क्या बातें क्लियर है? जहाँ सोयाबीन होगा, जहाँ गन्ना होगा वहां पर गुड़ शक्कर बनेगी ही, तो वहीं का एक प्लेस है करेली। आगे देखते हैं, बिड़ी उद्योग। नरसिंहपुर, गाड़ावाड़ा, गोटेगांव, यहाँ पर बड़ी उद्योग भी है। क्यों? तेंदुपत्ता का संग्रहण। आगे देखते हैं दोस्तों, दाल मिल। जैसा मैंने बताया तुअर की दाल मुख्यतः कहाँ है? नरसिंहपुर और गाड़ावाड़ा, पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं। तो ओवरऑल उद्योग वाले सेक्शन में आपको कितनी बातें याद रखनी है? पहला, कृषि यंत्र
और वो वाले जो कृषि उपकरण वाला जो लोहे का सामान है वो कहाँ प्राप्त हो रहा है? तेंदुखेड़ा उसके लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, करेली क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। ये दो याद रखना, बाकी आपको बिल्कुल कुछ याद नहीं रखना है। आगे देखते हैं संस्कृति। दोस्तों यहाँ वर्मान का मेला लगता है, कब लगता है? जनवरी के माह में लगता है। किस स्थान पर लगता है? नर्मदा नदी के तट पर लगता है। वही यहां माना जाता है ब्रह्मा जी का यज्ञ स्थली है, रानी दुर्गावती का मंदिर भी है, हाथी दरवाजा भी है, बराह की प्रतिमा भी है, नर्मदा नदी 7 धाराओं में बहती है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बरमान घाट, बरमान मेला कहां है? नरसिंहपुर में। कब लग रहा है मेला? जनवरी में लग रहा है। किस नदी के तट पर लग रहा है? नर्मदा के तट पर लग रहा है। इतने सारे प्रश्न बनेंगे। ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली कहां है? बरमान घाट, नरसिंहपुर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी की 7 धाराओं में बह रही है, कहां पर? बरमान घाट। ये सब पता होना चाहिए। 7 धारा। नरसिम्हा मंदिर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्पष्ट किया था, 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में निर्माण किया किसने? जाट सरदारों द्वारा। और नरसिंह जी की मूर्तियां स्थापित की। दोस्तों गडरिया ग्राम था इस क्षेत्र का नाम, अभी स्पष्ट किया था। नरसिंहपुर नाम कब हुआ? 18वीं शताब्दी के बाद हुआ, जब जाट सरदारों ने यहाँ भगवान नरसिम्हा की मूर्ति स्थापित की। पता होना चाहिए, उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम नरसिंहपुर पड़ा। जी हाँ, अगला प्लेस है परमहंसी गंगा आश्रम। सीधे बस आपको ये पता होना चाहिए परमहंसी गंगा आश्रम कहाँ है? श्रीधाम गोटेगांव क्षेत्र के पास नरसिंहपुर में विद्यमान है। बस ये पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा चोरागढ़ का किला, चोरागढ़ का किला किसने निर्मित करवाया? गड़ा राजवंश के गोंड राजा संग्राम शाह ने निर्मित करवाया। किस राजवंश के थे? कौन से राजा थे? और किस शताब्दी में निर्मित कराया? तो 15वीं शताब्दी में निर्मित करवाया। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यहां पर एक परकोटे के भीतर 6 बड़ी मूर्तियां हैं, जिसे पांडव मठ या पांडव मूर्ति कहते हैं। प्रश्न आएगा पांडव मठ, पांडव मूर्ति, ये सब कहां हैं? दोस्तों चोरागढ़ का किला किसने बनवाया? संग्राम शाह ने बनवाया। कब बनवाया? 15वीं शताब्दी में बनवाया। किस जिले में? नरसिंहपुर जिले में। ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों शैल चित्र भी विद्यमान है। बिनेकी टोला ग्राम, करेली तहसील। साक्ष्य जो है ताम्र पाषाण और मध्य पाषाण काल के हैं। यहां पर कुछ इस तरह की गुफाओं में युद्ध, पशुपालन, शिकार, ये सब करते हुए लोगों के चित्र अंकित हैं। ठीक है, कहां पर है ये? बिनेकी टोला ग्राम, करेली तहसील। तो आपको पता होना चाहिए बस कि करेली तहसील कहां है, बिनेकी टोला ग्राम कहां है। इसके अलावा पाषाण काल या मध्य पाषाण कालीन स्थल अवशेष कहां से मिले हैं? यहां से मिले। क्या बात है? क्लियर है? आगे देखते हैं। दोस्तों टोन घाट या छोटा धुआंधार घाट, क्या है इसकी कहानी? नरसिंहपुर गोटेगांव के पास ये विद्यमान है और इसे छोटा धुआंधार के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर बिताया। दोस्तों पांडवों से रिलेटेड कुछ भी है जाए, यदि ऑप्शन में नरसिंहपुर से संबंधित कुछ भी आप लगा देना। आप देख रहे हो सतधारा को, जो नर्मदा की है, बरमान घाट की, वो उन्होंने बांधने का प्रयास किया। आपने अभी देखा 6 मूर्तियां चोरागढ़ के किले में, उन्हीं की हैं। आप यहाँ देखिए टोन घाट, छोटा धुआंधार, यहां पर भी कहा जाता है कि भाई अज्ञातवास का अधिकांश हिस्सा उन्होंने यहाँ काटा। तो ओवरऑल इस क्षेत्र में उन्होंने अच्छा खासा समय व्यतीत किया है। आगे देखते हैं। दादा महाराज दूलादेव मंदिर, सीधे प्रश्न आएगा कहां है? नरसिंहपुर में है। आगे बढ़ते हैं। नरसिम्हा मंदिर अभी मैं 2 बार स्पष्ट कर चुका हूं कि नरसिंहपुर का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा है। पहले नाम क्या था? डगरिया ग्राम। आगे देखते हैं। डमरू घाटी, गाडरवाड़ा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, शंकर जी का मंदिर है। डमरू के आकार की घाटी बनी हुई है, उसमें मंदिर है, इसलिए नाम पड़ा डमरू घाटी। आगे देखते हैं। पूछा जाएगा डमरू घाटी का संबंध कहां से? गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर। दोस्तों ये इतने सारे प्राकृतिक स्थल हैं, प्राकृतिक कह लो, धार्मिक केंद्र कह लो, पुरातात्विक कह लो, ऐतिहासिक कह लो, हर तरह के स्थल यहाँ पर विद्यमान है। आपने पौराणिक गाथाओं वाले स्थल देखे, आपने पांडवों से संबंधित स्थल देखे, आपने महाभारत कालीन स्थल देखे, आपने 15वीं शताब्दी के स्थल देखे, आपने 18वीं शताब्दी में देखा कि भाई नरसिंह भगवान की मूर्ति बनी। तो ऐतिहासिक हो, धार्मिक हो, प्राकृतिक हो, हर तरह के स्थल है, इसलिए यहाँ के स्थल पे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जनांकिकी, घनत्व कितना है?
213। मैं अपने पुराने लेक्चर में भी स्पष्ट कर चुका हूं कि घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर उपलब्ध लोगों की संख्या। तो यहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में कुल 213 लोग हैं। साथियों, लिंग अनुपात, लिंग अनुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। तो 1000 पुरुष पर यहां 920 महिलाएं, इसलिए लिंग अनुपात 920। बच्चों का लिंग अनुपात मतलब 6 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, तो 911 लड़कियां हैं। साथियों, साक्षरता की बात करें तो 75.69% यहां की साक्षरता है। एक जिला एक उत्पाद, हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूं कि सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र के, किसी भी जिले के किसी खास उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक जिला एक उत्पाद की सूची में से शामिल किया जाता है। नरसिंहपुर का कौन सा उत्पाद है जिसे नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल किया है, वो है तुअर दाल। अभी मैंने स्पष्ट किया था आपको दोस्तों, तुअर दाल के अलावा और क्या स्पष्ट किया था, सोयाबीन, गन्ना और तुअर दाल, उसके बाद महुआ, तेंदुपत्ता, ये सब कुछ होता है नरसिंहपुर में। इस सब को आपको याद रखना है। आगे देखें प्रमुख व्यक्ति दोस्तों, कुंजीलाल दुबे जी नरसिंहपुर के आम गांव से संबंधित हैं और प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन है, कुंजीलाल दुबे जी। और कुंजीलाल दुबे जी का संबंध किस जिले से है, नरसिंहपुर जिले से। किस गांव से है, आम गांव से है। आगे देखते हैं प्रमुख व्यक्ति या बड़ा चर्चित चेहरा, आशुतोष राणा जी। एक अच्छे अभिनेता, अच्छे कलाकार, अच्छे लेखक, अच्छे वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, हर तरह से जाने जाते हैं। आशुतोष राणा प्रमुख नाम है, अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं, वो भी नरसिंहपुर जिले से संबंधित हैं। ठीक, तो इसके अलावा देखें कुछ अन्य तथ्य दोस्तों। प्रदेश का पहला खुले में शौच मुक्त जिला नरसिंहपुर है। यहां से ढेलन शाह, इस नाम को याद रखिएगा दोस्तों। आप जानते हैं 1857 की जब क्रांति हुई तो मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जिले के अलग अलग नेतृत्वकर्ताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया। तो नरसिंहपुर से कौन थे, ढेलन शाह थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, पता होना चाहिए। इसके अलावा गाडरवाड़ा में एक सुपर ताप विद्युत परियोजना है, नरसिंहपुर में है, किस नाम से, गाडरवाड़ा सुपर ताप विद्युत परियोजना। ठीक, और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 3200 मेगावाट। दोस्तों दोनों बातें पूछी जाएंगी। गाडरवाड़ा ताप विद्युत परियोजना कहां है, नरसिंहपुर में। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 3200 मेगावाट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको मैं कई बार क्लियर कर चुका हूं कि मध्य प्रदेश की जो फसल है, जो कृषि का क्षेत्र है, उसको जलवायु के आधार पर कुल 11 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। मध्य प्रदेश की कृषि को 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा हुआ है। प्रश्न ये भी आता है कि मध्य प्रदेश की कृषि को जलवायु के आधार पर कितने हिस्सों में बांटा है, 11 में बांटा है। और उन 11 में से जो एक हिस्सा है मध्य नर्मदा घाटी, वो नरसिंहपुर के अंतर्गत आता है। ठीक, तो क्या है कि पूरे 11 के नाम भी पता होना चाहिए। ठीक, और उन 11 में कौन कौन से जिले हैं ये भी पता होना चाहिए, प्रश्न आ जाता है। आगे देखें, यह क्षेत्र अरहर उत्पादन के लिए जाना जाता है। मैं स्टार्टिंग में 2 बार क्लियर कर चुका हूं। गन्ना अनुसंधान केंद्र ऑब्वियसली होगा नरसिंहपुर में, क्योंकि गन्ना अच्छा खासा हो रहा है। इसके बाद गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भी नरसिंहपुर में हो रहा है, ये भी हम देख चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, प्लीज समझिएगा, 3 से 4 बार अपने पुराने लेक्चर में स्पष्ट कर चुका हूं कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुल 6 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए हैं और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 26 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। और उन 26 औद्योगिक केंद्रों में से एक औद्योगिक केंद्र नरसिंहपुर के बगसपुर में है। तो पूछा जाएगा कि बगसपुर क्षेत्र कहां है, नरसिंहपुर में है। बगसपुर में ही स्थापित हुआ है एक औद्योगिक केंद्र, 26 में से एक जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। क्या बातें क्लियर हैं? आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें स्पष्ट हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी। इस पूरे लेक्चर के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हर वो जरूरी तथ्य इसमें था दोस्तों जो आगामी सारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बात और मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि एमपीपीएससी प्रीलिम जो 21 मई को होने वाला है, उससे संबंधित केवीएस एकेडमी की हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। 5 फरवरी से टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है और उसके शेड्यूल को इस तरह से हमने रखा है कि पटवारी के एग्जाम में जो लोग लगे हुए हैं और भविष्य में एमपीपीएससी के लिए भी वो सीरियस हैं, तो उनका पटवारी का एग्जाम डिस्टर्ब हुए बिना साथ साथ एमपीपीएससी के उस चीज़ की तैयारी भी हो सकती है। तो जरूर जुड़ें, साथ बनाए रखें। धन्यवाद।